बेटा 2020 का सेट नंबर 2 देखते हैं, WB ना। इसका पहले का पे लिखा हुआ है एक ठोस, ठोस ए एक अति कठोर ठोस है। एक तो कोई ठोस पदार्थ है, एक अति कठोर है, गलित अवस्था में विद्युत रोधी है। गलित अवस्था का मतलब है पिघला देने पर भी ये विद्युत का कैसा है, अवरोध करता है, विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। वह किस प्रकार का ठोस है? बेटा ये सारे के सारे कैरेक्टर जो आते हैं वो आते हैं सहसंयोजी ठोस में। जो एक मैं सहसंयोजी ठोस बता भी देता हूँ, हीरा सहसंयोजी ठोस है, सारे के सारे गुण फॉलो करता है, अति कठोर भी होता है और अगर गलित अवस्था में आ गया तो भी विद्युत का क्या करता है, अवरोध करता है। पहला आणविक ठोस है, ये गलित अवस्था में विद्युत का अवरोध नहीं करता है। आयनिक ठोस भी गलित अवस्था में विद्युत का अवरोध नहीं करता है। धात्विक ठोस, तो धातुएं तो विद्युत की वजह से वैसे भी सुचालक होती हैं। तो क्योंकि सहसंयोजी ठोस ऐसा होता है जो इन सारे कैरेक्टर्स को फॉलो करता है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भैया इनमें से कोई नहीं है क्योंकि सहसंयोजी ठोस का ये एग्जाम्पल है, तो फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा। तो हम यहां लिखे देते हैं विकल्प फोर्थ, इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 और इस बार खा वाले को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कहता है निम्नलिखित चार, बेटा सॉरी खा नंबर तो क्वेश्चन छूट ही गया पढ़ने में। लिखा है निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा है? इनमें से किस न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा है? न्यूनतम हिमांक वाले विलयन को ढूंढना है। आपको 4 सॉल्यूशन दिए गए हैं। देखो मैं क्या सोचता हूं, 4 सॉल्यूशन दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर दिया गया है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सेकेंड नंबर दिया गया है बेटा सोडियम क्लोराइड NaCl, थर्ड नंबर बोलता है, कहता है थर्ड नंबर है ग्लूकोज C6H12O6 और बेटा फोर्थ नंबर दिया है यूरिया NH2CONH2। अब इन चारों पदार्थों में आपके न्यूनतम हिमांक वाला तत्व कंपाउंड छांटना है। देखो न्यूनतम हिमांक या हिमांक में कमी, अगर इसको देखते हैं तो ये एक प्रकार का अणुसंख्य गुणधर्म है और डिपेंड करता है अणुओं की संख्या पर। अब अगर मैं इन सभी में से को आयनाइज करवा के देखूं तो मैं क्या देखता हूं, K2SO4 में अणुओं या आयनों की संख्या सबसे अधिक है। अणुओं या आयनों की संख्या इसलिए अधिक है क्योंकि ये 2 K पॉजिटिव आयन देगा और 1 SO4 नेगेटिव आयन देगा, टोटल मिला के 3 आयन प्रोड्यूस करेगा। जबकि इस सीरीज में लिखे सर्वस्त कंपाउंड्स में से कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो 3 आयन प्रोड्यूस कर सके। या तो कोई पदार्थ आयनों में ही नहीं टूटेगा, और यह पदार्थ अगर आयनों में टूटेगा भी तो वो कम से कम और अधिक से अधिक तो मात्र 2 आयन को रिप्रेजेंट कर सकता है, 2 आयन दे सकता है। क्योंकि 3 आयन देने वाला एक ही पदार्थ है K2SO4, तो सबसे न्यूनतम हिमांक वाला पदार्थ है K2SO4। तो इसको सही कर लेंगे। ये ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट पर ही ऑप्शन नंबर है इसका। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में से गा को ढूंढते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गा को देखेंगे। अगर लिखा है निम्नलिखित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाली बात है, इसको समझेंगे। निम्नलिखित में से 4 रंगहीन लवणों के विलयन पृथक परख नलियों में रखे गए हैं तथा प्रत्येक में तांबे की पट्टी डुबोई गई है। कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाएगा? हम 4 सॉल्यूशन लिखे देते हैं। देखो पहला सॉल्यूशन दिया गया है ZnNO3 का होल ट्वाइज। बेटा सेकंड सॉल्यूशन दिया गया है आपको CdNO3 का होल ट्वाइज। यहां थर्ड सॉल्यूशन AgNO3 और बेटा फोर्थ सॉल्यूशन है PbNO3। कहता है आपको तांबे की छड़ लानी है, तांबे की पट्टी लानी है, इन चारों सॉल्यूशंस पर डुबाना है
और चारों सॉल्यूशन पर डुबाने के बाद आपको ये बात ढूंढनी है कि इनमें से कौन से सॉल्यूशन पर जब आप तांबे की पत्ती को डुबा रहे होगे तो कौन से सॉल्यूशन का कलर नीला हो जाएगा। वैसे ये सारे के सारे रंगहीन हैं। अच्छा, एक चीज देखते हो, आपको एक याद होगी एक सीरीज जिसका नाम था विद्युत रासायनिक श्रेणी। अच्छा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में एक खासियत थी, एक विशेष प्रकार की, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातु अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से हटा सकती थी। अब कॉपर की क्षण द्वारा हटाना है तो ध्यान देने वाली बात है, अगर इन सभी मेटल में जिंक, कैडमियम, लेड और सिल्वर में देखें, इन चारों धातुओं में से सिल्वर केवल ऐसी धातु है जो कॉपर से कहां है, नीचे। अर्थात कॉपर केवल सिल्वर को उसके विलयन से हटा सकता है, अन्य किसी को उसके विलयन से हटा नहीं सकता। तो कॉपर की क्षण जब Zn पर डाली जाएगी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉपर नीचे और Zn का स्थान कहां है, ऊपर। जब CdNO3 के होल ट्वाइस पे डालेंगे तो भी कॉपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, PbNO3 के होल ट्वाइस पे डालेंगे तो भी कॉपर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट केवल कब पड़ेगा, जब AgNO3 पर डालोगे। तो Ag कॉपर का स्थान ऊपर है, AgNO3 का Ag का स्थान कहां है, नीचे। कॉपर सिल्वर को उसके स्थान से क्या कर देगा, हटा देगा। और जब कॉपर सिल्वर को उसके स्थान से हटा गए तो बनेगा क्या, कॉपर नाइट्रेट। और कॉपर नाइट्रेट में Cu पर होता है डबल प्लस चार्ज, और बेटा Cu डबल प्लस चार्ज की उपस्थिति के कारण ही सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। मैं लिखे देता हूं, कॉपर नाइट्रेट के कारण ही विलयन का कलर कैसा हो जाता है, नीला। हालांकि आपको इतना डिटेल नहीं करना है, आपको केवल सही ऑप्शन को बता देना है। अब क्योंकि मैं बता रहा हूं तो उसके साथ मैं रीजन भी रख देता हूं। क्वेश्चन नंबर घ, क्वेश्चन 1 घ। अगला नंबर लिखा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक है। 4 मात्रक दिए गए हैं, हम सीधे डायरेक्ट अपने मात्रक पर चलते हैं। अच्छा, शून्य कोटि की अभिक्रिया में से एक चीज है, शून्य कोटि में अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक पदार्थ की सक्रिय द्रव्यमान की सांद्रता की घात 0 के समानुपाती होता है। सोचने वाली बात है, अभिक्रिया के वेग का मात्रक होता है मोल पर लीटर सेकेंड, बराबर के, बेटा इसकी कोई मात्रक रहेगा, हाँ रहेगा, मोल पर लीटर रहेगा। लेकिन जब घात 0 लगा दोगे तो मोल पर लीटर का काम उसी समय क्या हो गया, समाप्त। और के का मात्रक आ गया मोल पर लीटर सेकेंड। इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और मैं इसमें से देखता हूं अपनी कॉपी में से, तो इसका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड, थर्ड ऑप्शन सही है। तीसरा विकल्प इसको इंडिकेट करता है, तीसरा विकल्प सत्य है। आखिरी में कहता है निम्न में से सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा। तो क्वेश्चन 1 गा, इसको देखते हैं। फर्स्ट नंबर देता है, देखो इसको भी समझ लेते हैं। पहला दिया है C2H5NH2। मैं पहले केमिकल लिख देता हूं, फिर इसके बाद इसको समझाते हैं क्या लिखा है पूरा। CH3 का होल ट्वाइज NH। इसके बाद थर्ड नंबर पे लिखा है CH3NH2, और इसके बाद फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है C2H5 का होल ट्वाइज NH। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं क्या लिखा है। लिखा है सबसे अधिक क्षारीय एमीन कौन सा है, सबसे अधिक क्षारीय एमीन कौन सा है। तो बेटा ऐसी कंडीशंस पर प्राथमिक और द्वितीयक में मैं देखता हूं, प्राइमरी और सेकेंडरी में द्वितीयक एमीन ज्यादा क्षारीय होते हैं। और क्षारीय क्यों होते हैं, इसको बहुत अच्छा ढंग से ध्यान रखो, इसको इस घेरे पर समझेंगे। एमीन पर ये ग्रुप निश्चित है, और आप जानते हो इस ग्रुप पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और जिस भर भी किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसकी प्रकृति क्षारीय मानी जाती है। तो मैं क्या सोचता हूं, नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो जितना अधिक रहेगा क्षारीय प्रकृति उतनी कैसी रहेगी, ज्यादा। अगर हमने इसके साथ कोई कौन सा ग्रुप लगा दिया, एल्किल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। डोनेटिंग ग्रुप का मतलब समझते हो, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास से क्या करता है, त्यागता है, और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। भाई अगर एल्किल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के लिए त्यागेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ेगा
नाइट्रोजन की क्षारीय प्रकृति भी कैसी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इस बात का भैया अर्थ समझना चाहिए हमें। अब ध्यान देते हैं। अच्छा, इस पे एथिल ग्रुप के साथ NH2 लगा है। एथिल ग्रुप मेथिल ग्रुप की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अच्छा है। मैं क्या सोचता हूं, एथिल ग्रुप ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अधिक बढ़ाएगा। किसकी ग्रुप की अपेक्षा, मेथिल की अपेक्षा। तो सोचने वाली बात है, यहां तो एथिल लगा तो इसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो यहां पर प्रकृति क्षारीय कैसी होगी, ज्यादा। ये भी इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर ज्यादा डेंसिटी को बढ़ा नहीं पाएगा, इसलिए इसकी क्षारीयता कैसी रहेगी, कम। लेकिन तभी मैं एक और चीज देखता हूं, यहां तो एथिल ग्रुप 2 बार है। अभी आप सोचने वाली बात है, एक अगर एथिल ज्यादा इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, 2 एथिल तो और भी इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकते हैं। अगर 2 एथिल ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को त्यागेंगे तो नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो सबसे कैसा रहेगा, ज्यादा। अब कहोगे सर जी मेथिल भी तो त्याग रहा है, तो मैंने क्या बताया था, मेथिल की क्षमता कैसी है, कम। एथिल की क्षमता कैसी है, ज्यादा। तो 2 एथिल ग्रुप है और दोनों एल्थाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने में माहिर है, क्षमतावान है। जब ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को त्यागेंगे तो नाइट्रोजन के एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी, और जितनी अधिक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी उसकी प्रकृति उतनी ही अधिक क्षारीय है। तो इस क्वेश्चन में से विकल्प कौन सा सही है, चौथा। अगला नंबर है इसमें से 4 नंबर है, क्वेश्चन 1-4। मैं पढ़ देता हूं पहले। कहता है एस्कॉर्बिक अम्ल का नाम है, हम 4 नाम पढ़। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन B6। भैया मैं एक सामान्य सी बात बता दूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ये तो पढ़ा है। और खट्टे पदार्थ का मतलब है वो खट्टे अगर हैं तो उनके अंदर क्या है, अम्ल। और जैसे ही इस विटामिन का नाम आया एस्कॉर्बिक अम्ल, मैं समझ गया विटामिन सी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि विटामिन सी खट्टे पदार्थों या अम्लों में पाया जाता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का है, विटामिन सी। तो इसका कौन सा विकल्प गलत हो गया भैया, विकल्प कौन सा सही है, पहला, फर्स्ट, विटामिन सी सत्य है। अभी आगे नेक्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे 2 का का। ये भैया 2 का का तो न्यूमेरिकल है, ध्यान देते हैं न्यूमेरिकल पर, क्योंकि ये 2-4 चैप्टर से न्यूमेरिकल 10 नंबर का 8 नंबर का न्यूमेरिकल तो कंफर्म रहता है हर बार। कहता है एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जालक घनी है। कोई धात्विक तत्व है, उसका जो क्रिस्टल जालक है अर्थात परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो घन के आकार में है। इकाई कोष्टिका के प्रत्येक किनारे की लंबाई या कोर की लंबाई को लिखते हैं ए से, और ए की वैल्यू दी है 2×10⁻⁸ सेंटीमीटर। कहता है धातु का घनत्व, धातु के घनत्व को कुछ लोगों ने रो से लिख रखा है, कुछ लोगों ने डी से लिख रखा है। तो ये दोनों ही परेशानी नहीं होनी है आपको, तो डी या रो कुछ भी लिख सकते हैं। और घनत्व जो है वो है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे और थोड़ा सा ध्यान देना है। कहता है धातु का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 200 ग्राम धातु में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करो। तो m बराबर 200 ग्राम, 200 ग्राम में इकाई की सेलों की संख्या ज्ञात करो। भैया एक फॉर्मूला इस चैप्टर में ज्यादातर लगता है, कौन सा फॉर्मूला लगता है, देखो ध्यान देना इसको, D बराबर ZM अपॉन A³ Na। ये फॉर्मूला हर जगह लगता है। ये फॉर्मूला बताना तुमको अधिकांश सवालों में ज्यादा नहीं करता, लेकिन जितने ठोस अवस्था में चैप्टर में सवाल आते हैं तो ज्यादातर सवालों के लिए फॉर्मूला काम करता है। जब डेंसिटी दी हो जान लो, यही फॉर्मूला उठा के पटक दो केवल। थोड़ा सा ध्यान रखना, इकाई सेलों की संख्या पूछी है, जबकि इकाई सेलों की संख्या हमें पता नहीं, तो इकाई सेलों की संख्या होती क्या है। इकाई सेलों की संख्या होती है, मैं बताता हूं, कुल परमाणुओं की संख्या बटे एक सेल में परमाणुओं की संख्या। ध्यान देने वाली है, कुल परमाणुओं की संख्या है Na, तो Na को इधर ले आओ, बटे एक सेल में परमाणुओं की संख्या Z। आपको Z नीचे कैसे आ गया, याद आया Z कैसे नीचे आ गया। अच्छा उधर बचेगा क्या, M बचेगा, D बचेगा, A³ बचेगा। कुल परमाणुओं की संख्या
बटे एक सेल में परमाणुओं की संख्या, यह है इकाई सेलों की संख्या। तो Na बटे Z को कहते हैं इकाई सेलों की संख्या। तो हम देखो इसको लिख देंगे, ये क्या है, इकाई सेलों की संख्या। बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, m का मतलब पदार्थ का कितनी मात्रा ग्राम में दी गई है 200, बटे d का मतलब डेंसिटी है, और बेटा डेंसिटी कितना है, डेंसिटी है 2.5 इंटू बेटा a क्यूब लिखा है ना। अब इस चीज को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, कैसे, a की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁸ है और हमें निकालना है a का क्यूब। तो बेटा 2 का क्यूब करोगे कितना आएगा 8। थोड़ा सा और ध्यान देना, 10⁻⁻8 का क्यूब करोगे तो 10⁻⁻24। ये बात समझ में आ रही ना। अच्छा एक काम और करोगे, जब सारे काम हम ही लोगों को करने हैं तो एक काम और निपटा लेते हैं यहीं। कैसे, यहां से जीरो हटाते, दशमलव हटाते, जीरो बढ़ाते हैं। अच्छा तो 25 अट्ठे 200, 8 में 8 बार तो 200 कटेगा, फिर जीरो वाला ये लगा दिया। क्या बोलते हो, 8 से इसको काटोगे तो 10 बार में कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या 10। थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, 10⁻⁻24 नीचे, 10 ऊपर चला गया तो 10⁻+24 हो गया। टोटल मिलकर 10⁻24 और 10⁻1 बन गया 10⁻25। तो कितने इकाई सेलों की संख्या आ गई 10⁻25। थोड़ा सा इस बात मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, इकाई सेलों की संख्या का सूत्र डायरेक्टली कोई नहीं, परेशान नहीं होने की जरूरत है। इकाई सेलों की संख्या का सूत्र Na/Z, ये इकाई सेलों की संख्या होती है। जैसे हम तुमसे कह देखो इकाई सेल कैसे निकाल दोगे, थोड़ा सा इसके विषय में सोचना। हम कहते हैं टोटल परमाणु है 100, ठीक है, एक इकाई सेल में 4 परमाणु आते हैं। टोटल परमाणु कितने हैं 100 परमाणुओं को रखना है, जबकि एक सेल में 4 परमाणु आ रहे हैं। कितने सेल लग जाएंगे 100/4, ये तो करते हो, टोटल परमाणु बटे एक सेल में परमाणु, तो टोटल परमाणु बटे एक सेल में परमाणु, यही तो इकाई सेलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा। ये भैया इसका फॉर्मूला गया, आगे हल सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखा है, गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को, तो भैया गन्ने की शक्कर है, ये है विलेय। पहले तो क्वेश्चन नंबर डाल दें, 2 खा, विलेय के लिए स्मॉल w यूज करेंगे, और गन्ने की शक्कर है 1.17 ग्राम। शक्कर को 25 ग्राम जल में घोला गया है, जल है विलायक इसलिए कैपिटल W है, 25 ग्राम जल में घोला गया है। विलायक का क्वथनांक 0.017 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। विलायक का क्वथनांक का मतलब है डेल्टा TB इज इक्वल टू 0.017 डिग्री सेल्सियस, इतना बढ़ जाता है। कहता है विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करिए। विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा, जब गन्ने की शक्कर का अणुभार है 342, अर्थात जो m की वैल्यू है वो है 342 ग्राम प्रति मोल। डेल्टा T बराबर KB इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू 100। बेटा डेल्टा T की वैल्यू है 0.017 इज इक्वल टू KB आपको निकालना है, स्मॉल w है 1.17 अपॉन m की वैल्यू है 342 इंटू w की वैल्यू है 50 और 25, और भैया 100 का गुना है तो 25 चौके 100, इस चीज को काट डालते हैं, इसे डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा सा एक और काम करेंगे, KB की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों नंबर का गुना कराएंगे, तो 17 दूनी 34 हासिल लगे 3, और 17 चौके 68, 3 71 हासिल लगे 7, और 17 त्रिका 51 और 7 58, 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। थोड़ा सा और ध्यान देना बेटा, 342 गुना में आ जाएगा, ऐसा 342 गुना हो गया, 4 का इसमें से गुना होगा, 4 सत्ते 28 हासिल लगे 2, 4 एकन्नम 4 2 6, 4 एकन्नम 4, तो 4.68 का डिवाइड करना है 5.814 को, इसको अपना क्या करना डिवाइड कर लेना,
और डिवाइड करके किसकी वैल्यू निकाल लोगे, के बी की। तो भैया इसको अपना डिवाइड कर लेना, ठीक है, उसको अपना डिवाइड करना, जो भी आए अपना लिखना। इजी नोट्स के आंसरों पर बहुत ज्यादा भरोसा भी ना करो। 2 का गा, क्वेश्चन नंबर 2 गा लिखा है सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन में 10 ग्राम सिल्वर को प्राप्त करने के लिए 1.24 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा, जबकि सिल्वर का अणुभार है, परमाणु भार है 108। भैया बिल्कुल आसान सा सवाल, देखो ऐसे लिखा है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर जो होगा वो Ag+ के फॉर्म में होगा। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से सिल्वर नाइट्रेट को आयंस में ब्रेक करते हो तो कौन से फॉर्म में आ जाएगा, Ag+ के फॉर्म में आ जाएगा। और Ag+ के फॉर्म से हमें इसको बनाना है, Ag के रूप में बदल देना है। अच्छा, इस अभिक्रिया को अगर कंप्लीट किया जाए तो पहले सबसे बड़ी बात देखेंगे कि इसमें से कितना चार्ज जरूरत है Ag+ को Ag में चेंज करने के लिए। तो आप देखोगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और जैसे ही 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन Ag+ आयन को, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज Ag+ आयन को Ag में बदल देगा। कोई पूछेगा Ag में बदल गया तो ये कितने मोल मिला Ag, 1 मोल, और 1 मोल का मतलब इसने बताया कितने ग्राम, 108 ग्राम, क्योंकि Ag का परमाणु भार ही होता है 108। तो अब मैं क्या सोचता हूं, अगर आपको सिल्वर 108 ग्राम प्राप्त करना है, ग्राम सिल्वर प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश, बेटा ध्यान देंगे, 108 ग्राम सिल्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश कितना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 96,500 कूलाम या फैराडे नियतांक के बराबर। ऐसा पढ़ा ही पहले से आपने। अब बेटा 108 ग्राम से इतना चार्ज चाहिए अगर आपको 108 ग्राम सिल्वर प्राप्त करना है। अगली ही लाइन पर हम लोग निकालेंगे कि अगर हमें 1 ग्राम सिल्वर चाहिए को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश, बेटा 108 ग्राम के लिए मांग रहे थे, अब हमें कितने ग्राम के लिए डिमांड है, 1 ग्राम के लिए, तो ज्यादा से कम वैल्यू पर आए ना, तो हम क्या करेंगे, 96,500 पर 108 का क्या कर देंगे, भाग। लेकिन वास्तविकता क्या है कि हमें 1 ग्राम का नहीं चाहिए, हमें कितने ग्राम का चाहिए, 10 ग्राम का। 10 ग्राम का तो डिमांड कर रहा है, हाँ 10 ग्राम सिल्वर के लिए चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन पे रहेगा 10 ग्राम सिल्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश, बेटा आवश्यक आवेश कहता है तो 96,500 बटे 108 इंटू 10, क्योंकि अभी 1 ग्राम से 10 ग्राम पे आया तो छोटी सी बड़ी राशि पर आया तो 10 का क्या होने वाला है, गुना। अभी करना क्या है आप लोगों को, इस नंबर से इस नंबर को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जितना भी आंसर आएगा वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, चार्ज। तो अभी चार्ज निकालना है कि और भी कुछ निकाल अरे तो इसको डिवाइड करो सबसे पहले। इसको डिवाइड करने से कितना आएगा, चलो डिवाइड करते हैं अलग इसको। 108 से डिवाइड करना है किसको, 9, 6, 5 और 000 को, क्योंकि 1 0 10 वाला भी बढ़ गया होगा। 8 बार गया, 8 8 64, 864। भैया अगर ध्यान देते हैं तो इसमें से बचता है 101, ये तो बचेगा, ये वाला 0 नीचे कर लेते हैं। तो तकरीबन अगर देखा जाए 9 बार जाएगा बेटा, 9 बार अगर जाएगा तो 9 8 72 और 972। बेटा 8
इसमें से चला जाएगा तो इस 3 32 38, इसको वापस करेंगे 0, 108 3 बार, 3 24, 2 4 3, बेटा स्कोर 6, इसमें से बचा हुआ 7 में 2 गया 5, ये वाला 0 उतार लेंगे। अब 5 बार 8 पंचे 40, 540, बेटा 20 बचा है, दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो, एक बार गया 108, इधर बचा है 92, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लो, तो तकरीबन कितनी बार जाएगा? 8 बार, 8 बार, इतना चार्ज आया। तो आवेश को बेटा Q से लिख सकते हैं, Q बराबर आवेश आ गया है 8935.18 कूलाम। अभी ये तो आवेश हो गया। अब कहता है, आपको कहता है कि इतना तो आवेश है, कहता है प्राप्त करने के लिए 10 ग्राम सिल्वर को प्राप्त करने के लिए अगर 1.24 एम्पियर की धारा को प्रवाहित किया जाए कितना समय लगेगा? तो भैया धारा का मतलब है I की वैल्यू दी है 1.24 एम्पियर, यह धारा की वैल्यू दी है, आपको यह बताना है कि कितना समय लगेगा। अरे भैया यार, आवेश और धारा दी गई, तो एक सूत्र आता है Q बराबर I इंटू टी। अगर Q बराबर I इंटू टी को अप्लाई करोगे तो Q की वैल्यू है 8935.18, I की वैल्यू है 1.24 और आपको T निकालना है। मैं क्या सोचता हूं कि अब आप 1.24 से इसको डिवाइड कर सकते हो, 1.24 से इसको डिवाइड करने पर जो भी आंसर आएगा वही आपको समय मिल जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, अगर समय ज्यादा लंबा आ रहा हो तो बेटा इसको मिनट या घंटे में चेंज कर लेना। तो इस सवाल को इसको नोट कर लोगे, फिर आगे पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल कैसा है, कौन सा बेटा? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 का घा, क्वेश्चन नंबर 2 और घा लिखा है ब्राउनी गति क्या है? अच्छा, ब्राउनी गति जानते हो क्या है? तो ब्राउनी गति में से ऐसा कुछ लिखते थे हम लोग, क्या लिखते थे? क्योंकि कोलाइडी विलयन के समस्त कणों पर एक समान प्रकार का आवेश पाया जाता है, अतः कोलाइडी विलयन के कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए संपूर्ण कोलाइडी विलयन में अनियमित रूप से सीधी रेखा में गति करते हैं और एक दूसरे से टकराते हुए अपने मार्ग को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार से कोलाइडी कणों की गति कैसी हो जाती है? टेढ़ी मेढ़ी। कोलाइडी कणों का टेढ़े मेढ़े रूप में गति करना ही क्या कहलाता है? ब्राउनी गति। इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि क्योंकि इस प्रकार की गति को सबसे पहले रॉबर्ट ए के ब्राउन ने देखा था, इसीलिए इस गति का नाम पड़ गया ब्राउनी गति। तो ये तो हो गया ब्राउनी गति क्या है। फिर इसके बाद साथ में एक और दिया है, कहता है इसका कारण क्या है, आखिर ये ब्राउनी गति क्यों करते हैं कोलाइडल पार्टिकल, और लास्ट में लिखा है ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो भैया क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिए गए हैं ब्राउनी गति का कारण जैसे, और दूसरा ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम इसको लिखेंगे, सबसे पहले हम लोगों को लिखना है कि ब्राउनी गति क्या है। देखो लिखते हैं कैसे, कोलाइडी कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा, कोलाइडी कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर यह पाया जाता है कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कण, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कण
अनियमित रूप से आपस में टकराते हुए टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति करते हैं। टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति करते हैं। गति करते हैं। इन कणों की गति को ही ब्राउनी गति कहा जाता है। ब्राउनी गति कहा जाता है। और एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कणों की इस प्रकार की गति को सर्वप्रथम रॉबर्ट ए के ब्राउन ने अध्ययन किया था। तो ये वाली बात भी लिख लेते हैं। हाँ, और कभी जरूरत पड़ती तो एक काम और कर भी देते हैं, कोलाइडी कणों की टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति को बना भी दे रहे हैं। देखो, ये कोलाइडी कण है, ये टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति करता है, तो टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति को इंडिकेट कर देते हैं। टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति को, ये बेटा क्वेश्चन का अगला जो पार्ट है लिखा है, इसका कारण क्या है। तो भैया कोलाइडी विलयन में ब्राउनी गति का कारण पूछता है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिख देंगे कि इसका कारण। बेटा इसके कारण दो हो सकते हैं, देखो कौन कौन सा कारण। समस्त कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश। पहला तो कारण ये, क्योंकि सभी कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश हो जाता है, इसलिए ये कण एक दूसरे से दूर हटते हैं, दूर भगने का प्रयास करते हैं और ब्राउनिंग मोशन करते हैं या ब्राउनी गति करते रहते हैं। सेकंड, कणों का आकार और द्रव्यमान का कम होना, क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार जो होता है वो छोटा होता है अपेक्षाकृत, और छोटा होने की वजह से इनका द्रव्यमान भी कम होता है। और क्योंकि ये द्रव्यमान कम होता है, अर्थात ये बर्तन की तली पर कभी आकर बैठते नहीं है, ये हमेशा कोलाइडी विलयन में से इधर उधर गति करते रहते हैं। तो दो इसके रीजन हो सकते हैं कोलाइडी विलयन पे ब्राउनियन मोशन के, दो रीजन हो सकते हैं। तो समस्त कणों पर एक समान आवेश, दूसरा कणों का आकार और द्रव्यमान कैसा हो जाना, कम होना। अगर द्रव्यमान कम होगा, आकार कम होगा, तो बेटा बात एक है कि अगर द्रव्यमान कम होगा तो वजन कम है, और वजन कम है तो पार्टिकल तेजी से मूवमेंट कर सकता है। अभी एक नंबर और इसी पे क्वेश्चन में से है, कहता है ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक। आपको ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं। देखो मैं इसको भी लिखे देता हूं, ब्राउनी गति
को प्रभावित करने वाले कारक। बेटा ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले फैक्टर में दो पढ़ता हूं, फैक्टर भी दो इसलिए पढ़ते हैं। पहला फैक्टर देखो क्या है, कोलाइडी कणों का आवेश। अगर कभी ऐसा हो गया जो कोलाइडी कणों का आवेश समाप्त हो गया तो समस्त कोलाइडी कण आपस में क्या करना स्टार्ट कर देंगे, जुड़ना, और जुड़कर ये सब बर्तन की कहां पर आ जाएंगे, तली पर आ जाएंगे, और कोलाइडी कणों की ब्राउनिंग गति समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, आवेश। आवेश पहला फैक्टर है जो कोलाइडी कणों की गति को क्या कर सकता है, ब्राउनियन मोशन को समाप्त कर सकता है। इस बात को वहां लिखेंगे, पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है आवेश। और उस आवेश के विषय में देखो क्या लिखते हैं, कोलाइडी कणों का आवेश समाप्त होने पर, अगर किसी भी माध्यम से आपने कोलाइडी कणों में उपस्थित आवेश को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, तो समाप्त होने पर कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी विलयन में विलयन के कण ब्राउनी गति करना बंद कर देंगे। पहला इफेक्ट ये है, या पहला प्रभाव ये है। दूसरा प्रभाव है द्रव्यमान। अच्छा, द्रव्यमान किस प्रकार से इफेक्ट करता है ब्राउनियन मोशन को, कि अगर द्रव्यमान बढ़ गया तो पार्टिकल जो है वो द्रव्यमान अगर बढ़ गया तो द्रव्यमान बढ़ेगा, तो आप सभी जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा तो जो पार्टिकल हैं वो बर्तन के द्रव की सतह पर नीचे आकर तली पर बैठ जाएंगे। तो एक द्रव्यमान भी इफेक्ट करता है। तो कहता है उच्च द्रव्यमान के कोलाइडी विलयनों में, या उच्च द्रव्यमान के कोलाइडी कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ब्राउनी गति करना बंद कर देते हैं। तो बेटा ये दो इफेक्ट हैं जो कोलाइडी कणों की ब्राउनी गति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं फिर।